रीबर्थ ऑफ विलन्स परफेक्ट स्टोरी एपिसोड 11। शिवांगी और मृत्युंजय एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शिवांगी अभी भी मृत्युंजय की बाहों में थी और मृत्युंजय शिवांगी के बालों को पीछे करते हुए बोला, वैसे तो मैंने सोचा था कि जैसे ही तुम मुझे मिलोगी मैं तुम्हें बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट दूंगा, पर क्या करूं, जैसे ही तुम मेरे पास आती हो मैं कहीं खो सा जाता हूं, कहीं पिघल सा जाता हूं। शिवांगी इस पर हल्का सा शर्म से मुस्कुराई और मृत्युंजय के कानों के पास जाते हुए बोली, तुम्हारी पनिशमेंट कैसी होती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड आई एम डाइंग फॉर योर पनिशमेंट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। मृत्युंजय शिवांगी की बात अच्छे से समझ रहा था, जिस पर मृत्युंजय शिवांगी को देखकर बोला, मैं भी तुम्हें वो पनिशमेंट देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, अभी दे नहीं सकता क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ अगर मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी तो शायद उस पनिशमेंट के खत्म होते ही यहाँ पर अनगिनत लाशें बिछ जाएंगे। शिवांगी इस पर मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, इतना प्यार करते हो कि अगर मुझे किसी ने उस नजर से देखा तो उसको जान से मार डालोगे। कोई शक, मृत्युंजय ने कहा तो शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने अचानक से शिवांगी को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, लेकिन मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी है और वह मैं तुम्हें आज और अभी देकर रहूंगा। मृत्युंजय की ऐसी बात सुनकर शिवांगी थोड़ा शर्मा गई और थोड़ा घबराते हुए बोली, व्हाट, क्या बोल रहे हो, आर यू सीरियस, सब यही है। मृत्युंजय ने डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम टेंशन ना लो जाने मन, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद मृत्युंजय ओबरॉय मैंशन के अंदर पीछे वाले रास्ते से गया। इस वक्त मैंशन में कोई भी नहीं था। सारे सर्वेंट, सारे गेस्ट और मैंशन के सारे मेंबर्स इस वक्त गार्डन एरिया में थे। मृत्युंजय सीढ़ियों से होते हुए शिवांगी को कॉरिडोर से लेते हुए एक रूम के अंदर गया। दोनों ने कमरे को देखा तो वह बिल्कुल अंधेरे से घिरा हुआ था। शिवांगी की आवाज आए, कमरे में तो अंधेरा है इस वक्त, चलो बाहर चलते हैं। मृत्युंजय ने शिवांगी को अपनी बाहों में लिए ही स्विच बॉक्स को ढूंढते हुए कहा, डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी रैबिट क्वीन, मैं स्विच बॉक्स ढूंढ लूंगा और तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचाएगा। थोड़ी देर में ही मृत्युंजय को स्विच मिल गया और उसने उसको ऑन किया और दोनों ने कमरे को देखा तो शिवांगी बिल्कुल हैरान हो गई, लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पता था कि कमरे में क्या माहौल होगा। इस वक्त कमरा किसी कपल के फर्स्ट नाइट की तरह सजाया गया था। शिवांगी ने अंदाजा लगाया, शायद हम जश्न और एकता के कमरे में आ गए। बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत ही ज्यादा सही कमरे में आए हैं, मृत्युंजय ने कहा और शिवांगी को नीचे अपनी बाहों से आजाद करते हुए उतारा। अचानक से मृत्युंजय के शिवांगी को उतरने से शिवांगी के कदम लड़खड़ा गए और उसने सहारे के लिए मृत्युंजय के कंधे को पकड़ लिया। मृत्युंजय ने शिवांगी की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे पर झुकने के बजाय उसके गर्दन पर झुका और किस करने लगा। अचानक मृत्युंजय के किस करने से शिवांगी की बॉडी में कट सा दौड़ गया और उसने अपने हाथ मृत्युंजय के कंधे पर कस दिए। जैसे ही मृत्युंजय ने शिवांगी की गर्दन को काट काट कर गुलाबी और नीला किया, सेम वही हरकत उसने शिवांगी की दूसरी साइड गर्दन पर किया, लेकिन वहां पर शिवांगी की साड़ी का पल्लू मृत्युंजय को परेशान कर रहे था। मृत्युंजय ने ध्यान से शिवांगी के साड़ी के पल्लू को खोला और उसे नीचे गिरा दिया और शिवांगी के कंधे पर किस करने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। एच। शिवांगी अपनी गर्म सांसें मृत्युंजय के कंधे पर छोड़ने लगी, जिससे मृत्युंजय शिवांगी के कंधे को छोड़ता है और शिवांगी के चेहरे को पकड़ लेता है। मृत्युंजय शिवांगी की चल रही तेज तेज सांसों को रोकने के लिए उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। जब मृत्युंजय को एहसास होता है कि शिवांगी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वह उसके होठों को आजाद करता है और उसके गले पर, उसके कंधे पर किस करता है और फिर उसके ब्लाउज को नीचे सरकार कर उसकी बाहों पर किस करता है। अपने हाथ सरकार कर नीचे मृत्युंजय की बाहों को पकड़ लेती है। शिवांगी बस खड़ी थी और मृत्युंजय उसे किस कर रहा था, जिस पर मृत्युंजय अचानक से रुक जाता है और शिवांगी से 2 कदम दूर चला जाता है। शिवांगी को फील होता है कि मृत्युंजय उसके पास नहीं है। अपनी आंखें खोलती है और मृत्युंजय को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, रुके क्यों? मृत्युंजय ने जवाब दिया, सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे प्यार नहीं करोगी। शिवांगी मृत्युंजय की बात तुरंत समझ आ गई और वह अपने कदम आगे बढ़ते हुए मृत्युंजय के करीब आई और उसकी कुर्ते के उन 4 बटन में अपनी उंगलियां फंसली और अपने होंठ वहां ले गई और अपने होठों से उसके बटन को खोलने लगी। मृत्युंजय भी अपने हाथ शिवांगी की पीठ पर रखे और उसकी ब्लाउज की डोरी अचानक खोल दी। शिवांगी शॉक हो गई और मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, लेकिन इससे पहले ही मृत्युंजय अपनी शिवांगी की उस ब्लाउज को अलग कर दिया।
नाउ आई कांट वेट इन दीज लव मेकिंग। मृत्युंजय ने कहने के बाद शिवांगी को तुरंत अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटकर तुरंत उसके ऊपर आया और उसके होठों को अपने होठों से कैद कर दिया। कुछ ही देर बाद वह दोनों निर्वस्त्र बेड पर एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनके कपड़े बेड से नीचे ऐसे गिरे हुए थे जैसे वो कोई फालतू चीज हो जिसकी उन्हें अभी कोई भी जरूरत नहीं। मृत्युंजय की होठ शिवांगी के पूरे बदन पर चल रहे थे और अपने दांतों के निशान शिवांगी की बॉडी पर छाप छोड़ रहे थे। शिवांगी लंबी लंबी आहें और सिसकियां भर रही थी जो कि मृत्युंजय को और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी शिवांगी के करीब जाने के लिए। कुछ ही पल में मृत्युंजय ने अपने और शिवांगी की इन कुछ दिनों की दूरी को पूरे तरीके से मिटा दिया और शिवांगी को अपना फिर से बना लिया। मृत्युंजय ने फाइनली उन दोनों की जिस्म की दूरी को खत्म कर दिया। दोपहर का वक्त शिवांगी और मृत्युंजय दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए सो रहे थे। शिवांगी मृत्युंजय के ऊपर उसके सीने पर अपना सर रखकर उसे कडल करके सो रही थी और मृत्युंजय ने अपने हाथ शिवांगी की कमर पर लपेट के रखे थे। तभी मृत्युंजय की नींद टूट गई जैसे ही उसके फोन की घंटी बजी। शिवांगी ना उठ जाए इसलिए मृत्युंजय तुरंत अपना फोन लिया और उसे चेक किया तो कोई अननोन नंबर था। मृत्युंजय खुद से बोला, यह इस वक्त मुझे कॉल, सोचते हुए मृत्युंजय फोन को पिक कर लिया। मृत्युंजय ने धीरे से कहा, हेलो। दूसरी तरफ से किसी अनजान लड़की की आवाज आई, जल्दी से बाहर निकलो, ही इज सर्चिंग फॉर यू। कहते हुए उस लड़की ने फोन कट कर दिया। मृत्युंजय ने भी फोन वापस से साइड टेबल पर रखा और शिवांगी को एक तक देखने लगा जो किसी मासूम बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। मृत्युंजय थोड़ा शिवांगी के ऊपर झुका और उसके फोरहेड को किस करते हुए बोला, गुड आफ्टरनून रैबिट क्वीन, नाउ गेट अप। शिवांगी ने नींद में ही किया और अपना सर हाँ में हिला दिया पर उठी नहीं। मृत्युंजय ने फिर से शिवांगी को आवाज लगाई तो शिवांगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने मृत्युंजय का चेहरा दिखा। शिवांगी उठकर मृत्युंजय के पेट पर ही बैठ गई और जो ब्लैंकेट में उन्होंने अपने ऊपर रखी हुई थी वह नीचे सरक गई और उन दोनों की नेकेड बॉडी साफ साफ दिख रही थी। शिवांगी ने ब्लैंकेट के दोनों कोनों को पकड़ा और वापस से अपने आप को पूरा कवर कर लिया जिससे मृत्युंजय का भी लोअर बॉडी कवर हो गया। मृत्युंजय शिवांगी की कमर को थाम रखा था ताकि वह गिर ना जाए। मृत्युंजय बोला, अब तुम्हें जाना होगा जश्न के साथ। शिवांगी जिसके चेहरे पर अभी खुशी थी कि वह एक पल में ही मृत्युंजय की बात सुनकर गम में बदल गए। शिवांगी ने अपना सर मृत्युंजय के सीने पर रखा और बोली, क्यों? इसीलिए मुझे बचाया था ताकि तुम मुझे वापस जश्न के साथ भेज दो। मृत्युंजय शिवांगी को लेकर उठ गया जिससे मृत्युंजय के पैर एकदम स्ट्रेट हो गए और शिवांगी के पैर मृत्युंजय की कमर पर लिपट गए। मृत्युंजय शिवांगी के बालों को ठीक करते हुए कहा, भूलो मत रैबिट क्वीन, अभी तक हमें हमारी बेटी नहीं मिली है और जश्न तुम्हें तुम्हारी बेटी से तब तक नहीं मिलवाएगा जब तक तुम उससे शादी नहीं करोगी। शिवांगी इस पर बोली, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी बेटी के लिए उस जश्न ओबोरॉय से शादी कर लूं जो पहले से ही शादीशुदा है? शिवांगी की इस बात पर मृत्युंजय को थोड़ा गुस्सा आया और उसने शिवानी की कमर पर अपनी पकड़ कसी और उसे अपने करीब करते हुए यानी अपने आप से सटाते हुए बोला, क्या मैंने कहा तुमसे कि तुम जश्न से जाकर शादी कर लो? तो अपने आप से ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुमने उससे शादी करी तो मैं तुम्हारी उसी वक्त जान ले लूंगा, भूल जाऊंगा कि तुमसे प्यार भी करता हूं। भले ही तुम्हारी जान लेने के बाद मुझे खुद की ही जान क्यों ना लेनी पड़े। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जश्न चाहता है तुमसे शादी करना। मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं थी कि तुम जाकर जश्न से शादी करो तनु के लिए। मुझे अभी तक तनु का ठिकाना नहीं पता चला है और इसीलिए तुम्हें अभी जश्न के साथ जाना होगा। शिवांगी घबरा गई मृत्युंजय को गुस्से देखकर जिस पर उसने मृत्युंजय की सभी बातों को हाँ में सर कर करके मान लिया। उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी को बेड पर ठीक से बिठाया और खड़ा होते हुए बोला, नाउ चेंज योर क्लोथ्स। शिवांगी भी बेड से उठी और अपने कपड़े बदलने लगी लेकिन उसकी बॉडी में भी पेन था। हालांकि उसे भी इस पेन की धीरे धीरे आदत होने लगी थी जिससे उसके अंदर सहनशक्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह एकदम से खड़ी हो जाए और एनर्जेटिक होकर काम करने लगे। मृत्युंजय ने तो तुरंत अपने कपड़े बदल लिए जैसे उसने शिवांगी की एनर्जी अपने अंदर ले ली हो, लेकिन अभी तक ठीक से शिवांगी ने अपना पेटीकोट ही बांधा था। मृत्युंजय ये देख शिवांगी के पास आया और जमीन से सारे कपड़े उठाकर पहले उन्हें बेड पर रखा और सबसे पहले शिवांगी को उसके इनर पहनाए और फिर शिवांगी की उसकी साड़ी पहनने में भी हेल्प करी। शिवांगी को कपड़े पहनने के बाद मृत्युंजय ने उसे अपने सीने से लगाए और बोला, मैं गुस्सा करता हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुम पर अपना ऑर्डर चला रहा हूं। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो लेकिन कभी वह हरकत मत करना जिस पर मुझे ऐसे शब्द अपने मुंह से निकलना पड़े जो तुम्हें भी हर्ट करें और मुझे भी।
मेरे दिल में एक धड़कन तेरी है, उस धड़कन की कसम तू जिंदगी मेरी है। मेरी तो हर सांस में एक सांस तेरी है, जो कभी सांस जो रुक जाए तो मौत मेरी है। शिवांगी ने किया और कसकर मृत्युंजय को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वह दोनों अलग हुए और मृत्युंजय ने शिवांगी को वहां से जाने के लिए कहा और शिवांगी वहां से निकल गई और मृत्युंजय बस उसे जाते हुए देखा रहा, जब तक कि उसकी आंखों से शिवांगी ओझल ना हो गई। शिवांगी के जाने के बाद उसे सुबह का वो पल याद आने लगा जब उसने शिवांगी को पा लिया था, जब जश्न के आदमी शिवांगी को जबरदस्ती ओबोरोय मेंशन की तरफ लेकर आ रहे थे। एकता के मना करने के बाद जश्न के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो शिवांगी को ओबोरोय मेंशन लेकर आए, क्योंकि वो शिवांगी को अपने हाथों से रंग लगाना चाहता था और उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। कुछ घंटे पहले जश्न के आदमी जबरदस्ती शिवांगी को अपने साथ कर में बिठाकर मेंशन की तरफ जा रहे थे और कर में बैठे शिवांगी झटपट आ रही थी, क्योंकि उसके दोनों आदमी ने शिवांगी के दोनों हाथों को कस के पकड़ रखा था ताकि वो अपने हाथ न चलाए और भागने की कोशिश न करें। लेकिन उनकी कर का रास्ता रोक पहले से ही एक कर उनके रास्ते में आगे खड़ी थी। उस कर की बोनेट पर आराम से मृत्युंजय बैठा हुआ था और उन्हीं के आने का वेट कर रहा था, जैसे उसे पता है कि शिवांगी को जश्न के आदमी लेकर आने वाले हैं। जश्न के आदमी शिवांगी को कर में अकेला छोड़कर कर से बाहर निकले और मृत्युंजय के सामने खड़े हो गए, लेकिन उन लोगों की हवा तब टाइट हो गई जब अचानक से मृत्युंजय के 10-12 आदमी मृत्युंजय की कर के पीछे से बाहर आए और उन आदमियों पर हमला कर दिया। शिवांगी भी तुरंत कर से बाहर निकली और जैसे ही उसकी नजर मृत्युंजय के ऊपर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों पर नमी उतर आए और तुरंत भागकर मृत्युंजय के पास गई और उसके सीने से लग गई। शिवांगी कुछ बोलने को कोई, लेकिन उससे पहले ही मृत्युंजय उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे शांत कर दिया और थोड़ी देर बाद उसे दूर होते हुए बोला, बातें हम बाद में भी कर लेंगे रैबिट क्वीन, लेकिन इससे पहले हमें किसी को झटका देना है। बहुत दिन हो गए उस इंसान के साथ खेल खेले, चलो उसके साथ एक नया गेम खेलते हैं और उसे उसी के गेम में हारते हैं। उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी को लेकर वहां से निकल गया। मृत्युंजय ये सब याद कर रहा था। उसके बाद वह भी कमरे से बाहर निकल गया। मृत्युंजय शांति से उसे मेंशन से चला गया जैसे वो कभी इस मेंशन में आया ही नहीं था। वहीं जश्न भी पागलों की तरह शिवांगी को काफी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन एकता ने उसे काफी बार ऐसे इधर उधर घूमते हुए देखकर उसे पर चिल्लाना शुरू किया कि आखिर वो किसे ढूंढ रहा है। उसका पूरा परिवार उसके पास है, सारे गेस्ट पहले ही जा चुके थे। आखिर जश्न क्या ही जवाब देता एकता को। सारा परिवार अंदर कमरे में था और जश्न बाहर गार्डन में अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे शिवांगी देखी और वो तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर एक दीवार से लगाते हुए बोला, कहाँ गई थी? कब से ढूंढ रहा हूं, और ये रंग किसने लगाया? शिवांगी ने बिना जश्न की ओर देखे जवाब दिया, आपकी पत्नी ने। जश्न को बहुत अच्छे से पता था कि यह रंग उसे मृत्युंजय ने लगाया है, इसलिए उसने शिवांगी की गले को पकड़ा और उसे दबाते हुए बोला, मुझसे झूठ मत बोलना शिवांगी, समझी? तुम्हारा एक झूठ वह तुम्हारी बेटी की जान ले लेगा। वही शिवांगी के गले को दबाने की वजह से शिवांगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो छटपटाते हुए बोली, ऊख छ छ छू। जश्न बहुत अच्छे से समझ रहा था कि शिवांगी उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन जश्न का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए उसने और भी तेजी से शिवांगी के गले को दबाना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे शिवांगी की आंखें बंद होने लगी। इससे पहले कि पूरे तरीके से शिवांगी अपनी आंखें बंद करते, जश्न ने उसका गला एक झटके से छोड़ दिया, जिससे शिवांगी का शरीर हिल गया और वह नीचे फर्श पर गिरी और जोर जोर से खांसने लगी। जश्न अपनी घुटने पर आया और शिवांगी के बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, मुझे तुमसे अब कल ही शादी करनी है और तुम कल ही मुझसे शादी करोगी। जैसे ही शादी हो जाएगी मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दे दूंगा, और अगर तुमने जरा भी लापरवाही या चालाकी करने की कोशिश करे तो मैं तुम्हारी बेटी को तो मारूंगा, साथ में वह मृत्युंजय को मैं इतना तड़पाऊंगा कि वह भूल जाएगा अगले जन्म में जन्म लेना। दुनिया डरती होगी उसकी मृत्यु और अग्नि से, लेकिन जश्न नहीं डरता। उसके बाद जश्न भी उसके बालों को आजाद किया और उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे झटके से खड़ा किया, जिससे उसकी कमर में हल्का सा दर्द उठा और खींचकर जश्न उसे मेंशन से बाहर लेकर जाने लगा। रात का वक्त राठौर मेंशन निश्चय शांति से बैठकर डाइनिंग रूम में अपना डिनर कर रहा था कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया और निश्चय ने अपने फोन को ओपन किया, जिसमें एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज को पढ़कर निश्चय की होठों पर स्माइल आ गई और उसी के सामने खाना खा रही आलिया ने जब निश्चय के चेहरे पर मुस्कान आते देखा तो उसने सवाल किया, मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? ऐसा क्या मैसेज आया है?
निश्चय ने मुस्कुराते हुए ही आलिया को देखते हुए जवाब दिया, मुझे मेरी प्रिंसेस के बारे में पता चल चुका है कि जश्न ने उसे कहाँ रखा है। अब मैं बहुत जल्द उसे जश्न के चंगुल से छुड़ा लूंगा और फिर शिवांगी भी बहुत जल्द जश्न के कब्जे से आजाद हो जाएगी। आलिया भी इस पर मुस्कुराते हुए बोली, मतलब तुम्हें तनु के बारे में पता चल गया। थैंक गॉड, न जाने इतने दिनों से इस जशन ओबोरॉय ने कैसे रखा था तनु को। मैं तनु से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बयां नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। निश्चय आलिया के एक्साइटमेंट को अच्छे से समझ रहा था, जिस पर वो बोला, बहुत अच्छी बात है कि तुम तन्नू से मिलने के लिए एक्साइट हो और अब बहुत जल्द मैं तनु और शिवांगी को आजाद कर दूंगा। थोड़ी देर में दोनों ने अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगे। आलिया अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो निश्चय ने उसका हाथ पकड़ा और खींच के अपने कमरे की तरफ ले आया। निश्चय ने दरवाजा लगाया और तुरंत आलिया को उठाकर बेड पर पटक दिया। निश्चय की यह हरकत देखकर आलिया बेड से उठने को कोई तो निश्चय ने कहा, उठो मत बेबी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे अपनी खुशी तुम पर लुटानी है। कहते हुए निश्चय ने अपना शर्ट के बटन खोलने शुरू करे और तुरंत आलिया के ऊपर आकर गिरा और उसे चूमने लगा। आलिया भी उसके रोमांस में उसका पूरा साथ दे रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद निश्चय ने आलिया को चुना था। दोनों की रात शुरू हुई इंटीमेट मोमेंट्स के साथ और सुबह जाकर उनकी यह मोमेंट खत्म हुई। सुबह का वक्त, पहाड़ी इलाका, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और इसी बारिश में एक कार बहुत तेजी से स्पीड लगाकर दौड़े जा रही थी और अचानक से रुकी। पहले कार में से जश्न एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने बाहर निकला और उसने पीछे का गेट खोला और दुल्हन के लिबास में बैठी हुई शिवांगी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसे पहाड़ी पर बनी महादेव के मंदिर की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही सुबह आज सोकर शिवांगी उठी थी, उसे जोर का झटका लगा जब मेड उसके कमरे में दुल्हन के लिबास को लिए बैठी थी और उसने उसे बताया कि जश्न को आज अभी इसी वक्त उससे शादी करनी है। शिवांगी ने तुरंत उसकी बात पर मना किया तो मिलने कहा, मैडम, आपके लिए बेटर होगा कि आप जल्द से जल्द ये जोड़ा पहन ले और सर के साथ चली जाए, वरना आप अपनी बेटी खो देंगे। शिवांगी को मालूम था कि जशन उससे शादी जरूर करेगा, लेकिन होली के अगले दिन ही वह उसे जबरदस्ती शादी करेगा। उसे इस बारे में जरा भी खबर नहीं थी और उसके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं था कि वो किसी तरीके से मृत्युंजय तक ये बात पहुंचा सके कि जशन उससे बाद में नहीं बल्कि आज ही शादी कर रहा है। पहले शिवांगी ने बहुत मना किया कि वह ना ही शादी करेगी और ना ही लहंगा पहनेगी, लेकिन अचानक से तभी जश्न कमरे में आया और उसने शिवांगी ने जो कपड़े पहने थे उनके बाजू को फाड़ दिया और उसके क्लोजेट में जितने भी कपड़े थे उन सब में आग लगा दी। पूरे कमरे में आग आग हो गई। शिवांगी के पास अब खुद की इज्जत को रोकने के लिए पर उस शादी के लहंगे के अलावा और कुछ भी पहनने के लिए नहीं था और उसे ना चाहते हुए भी वो लहंगा पहनना पड़ा और दुल्हन की तरह सजना पड़ा। जश्न खींच के शिवांगी को मंदिर की तरफ ले जा रहा था। दोनों बारिश में पूरी तरीके से भीग चुके थे। दोनों के कपड़े उनके बदन से चिपक चुके थे। तेज तेज हवाएं चल रही थी और उस पहाड़ी के दूसरी तरफ खाई थी। जशन ने एक झटके से शिवांगी का हाथ छोड़ और उसकी तरफ मुड़कर बोला, अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस खाई से धक्का दे दूंगा और उसके बाद तुम्हारी बेटी को भी इसी खाई से गिरकर जान से मार डालूंगा। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे, जो बारिश की पानी की बूंद की वजह से जशन को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जशन ने फिर से शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर की तरफ ले जाने लगा। शिवांगी स्तब्ध रह चुके थे जशन की बात सुनकर और वह ना चाहते हुए भी अपने कदम जशन के साथ आगे बढ़ाई जा रही थी। जश्न शिवांगी को मंदिर के अंदर लेकर आया और नीचे जमीन पर बिठाया। सामने पंडित जी पहले ही हवन कुंड लगा चुके थे और अग्नि की तैयारी कर रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि अगर आज के दिन किसी की दिल से भी शादी हो तो वह भी उसे कैंसिल कर दे, लेकिन जश्न के ऊपर शिवांगी से शादी करने का भूत सवार था। वहां अगर बाढ़ भी आ जाए तो भी शिवांगी से शादी करके रहता। जश्न भी आकर शिवांगी के साथ बैठा और उसने शिवांगी का हाथ कसकर अपने हाथों में ले लिया ताकि शिवांगी उठकर वहां से भागे तो वह उसे भगाने ना दे पाए। क्या सच में जश्न और शिवांगी की शादी हो जाएगी? जश्न शिवांगी को लेकर मंडप और बैठा हुआ था और हवन कुंड में आहुति दे रहा था। शिवांगी की आंखों से झझर आंसू बह रहे थे और बाहर तेज तेज बारिश हो रही थी, जो कि रुकने का नाम ही ना ले रही हो। बारिश ऐसी थी जैसे तबाही लेकर आई हो। धीरे धीरे शादी की सारी विधियां होने लगते हैं और पंडित जी कहते हैं, अब वर और वधू खड़े होंगे और हवन कुंड के चक्कर लगाएगी, यानी कि आप दोनों फेरे लेंगे। जश्न खड़ा हुआ लेकिन शिवांगी बिल्कुल भी खड़ी नहीं हुई, जिस पर जश्न ने गुस्से से शिवांगी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे पुल किया, जिससे शिवांगी के हाथ में दर्द हुआ और वह झटके से खड़ी हुई। AAA
शिवांगी के मुंह से हल्की सी चीख निकली। पंडित जी बोले, पहले के 3 फेर में वधू आगे चलेगी, बाकी के 4 फेरों में वो आगे चलेंगे। जशन बहुत अच्छे से जानता था कि शिवांगी आगे बिल्कुल नहीं चलेगी, वो बस एक जगह खड़ी रहेगी। जशन बोला, मुझे फेरों से मतलब है, शादी से मतलब है, कौन पहले आगे चलेगा कौन बाद में आगे चलेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आगे में ही चलूंगा और साथ के साथ फेरे में पहले लूंगा, बाद में मेरी बीवी, क्योंकि मेरी बीवी हमेशा मेरे पीछे रहेगी, ना कभी मेरे साथ ना कभी मेरे आगे। जश्न का गुस्सा देखकर पंडित जी कुछ कह ही नहीं पाए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और जश्न ने कसकर शिवांगी का हाथ पकड़ा और हवन कुंड के फेरे लेने लगा। शिवांगी का हाथ जश्न ने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था और उसे खींच रहा था कि ना चाहते हुए भी शिवांगी जश्न के पीछे पीछे चल रही थी और फेरों को पूरा करती जा रही थी। जश्न शिवांगी के साथ 7 फेरे पूरे लेता है और वापस से आसन पर बैठ जाता है। उसके बाद पंडित जी फिर से मंत्रोच्चारण करते हैं और कुछ आहुति जश्न के हाथों करवाते हैं और फिर बोलते हैं, अब आप वधू की मांग में सिंदूर दान कीजिए। शिवांगी यह सुनते ही तुरंत पंडित जी को देखते हैं। उसका तो दिल ही बैठ गया था ये सुनकर और उसे वो पल याद आने लगता है जब उसकी वीर के साथ शादी हुई थी। तब भी वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही थी, पेट में पल रहे बच्चे को नाम देने के लिए उसे मजबूरन वीर के साथ जुड़ना पड़ रहा था। लेकिन वीर में और जश्न में जमीन आसमान का फर्क था। जहां वीर शिवांगी की इज्जत करता था और उसके करीब एक पल के लिए भी नहीं गया, वहीं जश्न ने न जाने कितनी बार उसके करीब आने की कोशिश करें और उसे पाने के लिए न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए। इस वक्त शिवांगी के दिमाग में ना मृत्युंजय था, ना जश्न, ना तन्नू, उसके दिमाग में उस वक्त कोई था तो सिर्फ वीर था। उस वक्त जब शिवांगी को मंडप पर बैठाया गया तो वीर ने उसे बहुत ही सावधानी के साथ एक बड़े से आसन पर बिठाया जिस पर वह आराम से बैठ जाए और शिवांगी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में बोला, अगर आपके बीच में तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए सबको रोक दूंगा और आप चाहे तो शादी को अभी भी रोक सकती है। उस वक्त शिवांगी ने कोई महंगा लाल रंग का जुड़ा नहीं पहना हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह शिवांगी ने नॉर्मल लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर उसने सर पर लाल रंग का सेला ओढ़ा हुआ था। शिवांगी कुछ नहीं बोली और शांति से वीर के बगल में बैठी रही और पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू करी। शिवांगी का परिवार वीर का परिवार बहुत खुश था उन दोनों की शादी से। धीरे धीरे शादी की विधि आगे बढ़ती रही और सिंदूरदान का समय आया। वीर ने शिवांगी की मांग भरने से पहले उसे सवाल किया, क्या आप सच में तैयार हैं? हम अभी भी रुक सकते हैं और अगर एक बार मैंने आपकी मांग भर दी तो शायद ही मैं आगे की शादी रोक पाऊंगा। शिवांगी एक तक वीर को देखने लगी। इतनी इज्जत शायद ही उसकी जिंदगी में किसी ने उसे दी थी। उसके बाद शिवांगी ने अपने पेरेंट्स को देखा, जिन्होंने इशारे से शिवांगी को कहा कि वह वीर को अनुमति दे कि वह उसकी मांग भरे। शिवांगी ने फीकी सी की मुस्कान अपने पेरेंट्स को पास करें और धीरे से वीर से बोली, आप मेरी मांग भर सकते हैं, और वैसे भी हमें नहीं लगता कि हमें आपसे बेहतर जीवन साथी मिल सकता है। हम आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। वीर के चेहरे पर यह सुन स्माइल आ गई और उसने शिवांगी की मांग भर दी और शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद शिवांगी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने हवन कुंड था और जश्न पंडित जी से सिंदूर की डिब्बी ले रहा था। शिवांगी खुद से बोली, कितना फर्क है इस इंसान और वीर जी में। जहां वह मुझसे एक बात पूछते थे, मेरी कोई भी चीज या इच्छा पूरी करनी हो तो उसके लिए अनुमति लेते थे, और यहाँ यह इंसान है जो मेरे जिस्म की, मेरे मन की, मेरे दिल की बिल्कुल नहीं सुन रहा और अपनी मर्जी मेरे ऊपर थोप रहा है और मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। लेकिन ये सब सोचकर सिर्फ शिवांगी अपना वक्त जाया कर रही थी, क्योंकि जश्न लगभग शिवांगी के साथ आधी शादी कर चुका था और कुछ ही पल में वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक बंधन में बंध जाने वाले थे। जश्न ने पंडित जी के हाथ से सिंदूर की डिब्बी ली और चांदी के सिक्के में सिंदूर को भरा और शिवांगी की मांग की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह ये दृश्य देख ही नहीं सकती थी। उसे रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों मृत्युंजय को तनु के गायब होने की बात सही समय पर नहीं बताई। अगर ऐसा होता तो आज ये दिन उसे ना देखना पड़ रहा होता। जश्न अपना हाथ शिवांगी की मांग के ऊपर लेकर आया और बस उसे भरने ही लगा था कि किसी का एक गहरा और झन्नातेदार थप्पड़ जश्न के गालों पर लगा और सिंदूर की डिब्बी सहित वो सिक्का जमीन पर बिखर गया। जब शिवांगी को एहसास हुआ कि जश्न ने अभी तक उसकी मांग नहीं भरी तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि जश्न का चेहरा एक तरफ घूम रखा था और उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था,
जश्न हो। दोनों शिवांगी ने एक साथ मुड़कर उसे तरफ देखा जहां से जश्न को थप्पड़ मारा गया था और सामने एकता गुस्से से भनाते हुए खड़ी थी। एकता, जश्न के मुंह से हैरानी भरे लफ्ज निकले। तनु, शिवांगी के मुंह से एकदम से निकला और जश्न ने उस तरफ देखा जहां शिवांगी की नजर थी और वहां निश्चय तनु को अपने गोद में लिए खड़ा था। शिवांगी तुरंत खड़ी हुई और जैसे ही जाने को हुई जश्न ने गुस्से से वो गठबंधन पकड़ लिया जिससे शिवांगी और जश्न को थोड़ी देर पहले पंडित जी ने जोड़ा था। एकता को वो गठबंधन देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने जश्न का हाथ पकड़ा और उसे झटक दिया और उस गठबंधन को पकड़कर खींचकर उस जलती हुई अग्नि में फेंक दिया, जिसमें वो कपड़ा जलकर खाक होने लगा। शिवांगी अब जश्न से आजाद हो चुकी थी। शिवांगी तुरंत मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बारिश अब तक थम चुकी थी लेकिन तेज तेज हवाएं अभी भी चल रही थी, जिससे शिवांगी का जोड़ा एक तरफ उड़ रहा था। हवा इतनी तेज थी कि शिवांगी के सर पर रखा सेला और उसका दुपट्टा उसके शरीर से अलग हो गया। शिवांगी ने निश्चय के चेहरे को अभी तक नहीं देखा था, उसने तो बस तनु को देखा था और तुरंत तनु के पास पहुंचकर उसने निश्चय के हाथ से तनु को लिया और अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगी। तन्नू मेरी बच्ची, शिवांगी ने कहा और तनु को अपने सीने से लगा लिया। वही एकता जो मंदिर में खड़ी थी, जब उसने वह ये सीन दिखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान तैर गई, लेकिन फिर उसने अपनी नजर जश्न के ऊपर की, जिसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी तनु को वहां देखकर। क्या हुआ मिस्टर जश्न ओबरॉय, हैरान हो गए कि यह बच्ची यहाँ अचानक कैसे आई? ये तो तुम्हारी बहुत ही कड़ी कैद में बंद थी। एकता की गहरी और डरावनी आवाज जश्न के कानों में पड़ी। जश्न तुरंत खड़ा हुआ और उसने एकता के कंधों को पकड़ना चाहा तो एकता ने एक जोरदार थप्पड़ फिर से जश्न के गालों पर दे मारा और बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फीलिंग्स के साथ, मेरी बॉडी के साथ खेलने की और एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की। उसके बाद एकता ने जश्न की कॉलर पकड़ी और अपनी तरफ करते हुए बोली, किस तरीके के इंसान हो तुम, जब तुम्हें शादी से पहले पता चल चुका था कि तुमने वह रात किसी और लड़की के साथ बिताई, तो तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? और अगर तुम्हें मेरे साथ ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी थी तो तुमने शिवांगी को फिर से क्यों चुना? जवाब दो, यूं मूर्ति की तरह मत खड़े रहो। जश्न, एकता के मुंह से अपना ये सच सुनकर जश्न एक तक बस उसके चेहरे को देखने लगा। यहाँ जश्न एकता के मुंह से निकल गए हर एक लफ्ज को सुनकर हैरान था, तो वही शिवांगी तनु को बहुत प्यार कर रही थी। शिवांगी तनु के चेहरे को बार बार चूम रही थी, जिस पर तनु बोली, अरे मम्मा, आप क्यों मेरे फेस को वेट कर रही हो? मैं आपकी कोई एनिमी थोड़ी हूं जो आप मेरे ऊपर अपने किसी की होली खेल रहे हो। इस बात पर शिवांगी और वहां खड़ा निश्चय भी हंसने लगे। तनु निश्चय से बोली, मामू ममा को बोलो ना कि वो रुके। जैसे ही तनु के मुंह से मामू शब्द शिवांगी ने सुना, उसकी नजर निश्चय की तरफ पड़ी। उसने अब जाकर निश्चय की तरफ ध्यान दिया था। शिवांगी तो निश्चय का चेहरा देखकर ही हैरान हो गई थी। उसने अपनी गोद से तनु को उतारा और निश्चय के थोड़ा करीब आई और अपने हाथ उठाकर निश्चय के चेहरे पर फेरने लगी और धीरे आवाज में बोली, नोनू। निश्चय के चेहरे पर नोनू सुनकर मुस्कान आ गई और उसने आगे बढ़कर शिवांगी को अपने गले से लगाया और शिवांगी ने भी कसकर निश्चय को हग किया। तनु दोनों को देखकर बोली, मम्मा, आप मामू से बहुत दिनों के बाद मिले हो ना? शिवांगी यह सुन निश्चय से दूर हुई और तनु को देखते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, 10 साल बाद। मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में थी जब आपके मामू हम सबको छोड़कर इंडिया से चले गए थे। वही शिवांगी निश्चय को देखकर बहुत खुश थी तो एकता जश्न को देखकर आग उगल रही थी। एकता जश्न को देखते हुए बोली, चुप क्यों खड़े हो? मेरे सवालों के जवाब दो। क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेला? जश्न, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो मुझे बोल देते ना। क्यों मुझे इतने दिनों तक यह एहसास करवाया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। करते तो आज तुम शिवांगी से शादी नहीं करते और शायद अगर मुझे आने में 2 मिनट और देरी हो जाती ना, फिर तुम सच में शिवांगी के आज पति बन जाते और मेरे ऊपर एक ऐसा टैग लग जाता जिसको मैं अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल पाती। जश्न ये सुनकर एकता के पास आया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, जस्ट शट अप एकता, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। शिवांगी से मैं उतना प्यार नहीं करता जितना मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हें नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैं अपनी और शिवांगी की शादी तुम्हें नहीं बताना चाहता था। और किस टैग की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे ऊपर कोई टैग नहीं लगने देता मैं, और अगर कोई लगा ना तो मैं उसको जिंदा गड़ देता इस जमीन में। एकता ने इस पर जश्न का हाथ हटाना चाहा, लेकिन जश्न ने अपना हाथ नहीं हटाया तो एकता वैसे ही बोली, मेरे ऊपर बांझ का टैग लग जाता
जो तुम मुझे देते, क्योंकि मैं इन 5 सालों में तुम्हें एक औलाद नहीं दे पाई और यह पूरा समाज मुझे बांझ का टैग दे देता और कह देता कि जश्न ओबोरॉय ने दूसरी शादी बच्चों के लिए की है। जशन इस पर गुस्से से बोला, बस एकता, तुम ना बांझ हो और ना ही कभी शिवांगी तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में ले सकती है। आई लव यू। मुझे शिवांगी से कोई बच्चा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वह बच्चा चाहिए जो सच में मेरा है। शिवांगी मुझे वो बच्चा तब तक नहीं देती जब तक मैं उससे शादी नहीं करता। एकता इस पर बोली, तो क्यों दे वो तुम्हें तुम्हारा बच्चा? तुम तो उसका रेप करके चले गए थे ना। अरे उसने समाज की जली कुटी सुनी है। उसने उसके बावजूद उस बच्चों को जन्म दिया है और उसे अपना नाम दिया है, उसे अच्छी परवरिश दी है और उसके बावजूद वह तुम्हारा बच्चा तुम्हें दे दे ताकि वह तुम्हारी तरह हो जाए। जश्न को एकता की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपना पुस्तक बिल्कुल भी एकता पर नहीं उतारना चाहता था। वहीं कुछ पल में एक और कर उसे पहाड़ी पर आए। उस कर का दरवाजा खुला और मृत्युंजय उसे बाहर निकला। शिवांगी ने जब मृत्युंजय की हालत देखी तो वह एकदम स्तब्ध रह गई। इस वक्त मृत्युंजय के शरीर पर कहीं जगह घाव थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मृत्युंजय किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया हो या किसी को बेरहम मौत देकर आया हो। वहीं जब एकता और जशन की भी नजर मृत्युंजय के ऊपर गई तो जहां जश्न के चेहरे पर मृत्युंजय की वह हालत देखकर सुकून सा था, तो वही एकता मृत्युंजय की वह हालत देखकर घबरा गए और तुरंत मंदिर से नीचे उतरने लगे। लेकिन जश्न को समझ में नहीं आया कि मृत्युंजय की वह हालत देखकर एकता क्यों परेशान हुई और वह भी एकता के पीछे जाने लगा। जश्न एकता को रोकते हुए बोला, तुम ऐसे इंसान के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो, इतना, जिसने तुम्हारा रेप किया? एकता के कदम जश्न की यह बात सुनकर रुक गए। तो वही शिवांगी एक तक मृत्युंजय के चेहरे को देखने लगी जश्न की बात सुनकर। एकता पलटी और जश्न से बोली, मेरा कोई रेप नहीं हुआ है। मृत्युंजय इज नॉट ए रेपिस्ट। You are a rapist. You raped शिवांगी but मृत्युंजय did not raped me. जश्न एकता के मुंह से यह सुनकर हैरान था, तो वही एकता तुरंत मुड़ी और मृत्युंजय की तरफ दौड़ी। एक्ट समझ चुकी थी कि मृत्युंजय के इस हालात के पीछे जश्न का ही हाथ है। सबको देखने से ऐसा ही लग रहा था कि मृत्युंजय अधमरी हालत में है, लेकिन ऐसा नहीं था। मृत्युंजय को चोट बहुत लगी थी, पर मृत्युंजय बिल्कुल तन के खड़ा था, जैसे उसे इन चोटों से कोई भी फर्क ना पड़ता हो। शिवांगी, एकता, तनु, निश्चय सब मृत्युंजय की तरफ गए। वही जश्न अब गुस्से से बौखला रहा था और वह खुद से बोला, मतलब एकता, अब तुम मेरी नहीं बल्कि मृत्युंजय की साइड हो, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में रखकर अब क्या करूंगा जब तुम मेरी नहीं हो सकती। वह तीनों मृत्युंजय के पास आए और शिवांगी ने तुरंत मृत्युंजय को अपने गले से लगाया और रोते हुए बोली, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, किससे लड़के आए हो? मृत्युंजय ने शिवांगी को अपने सीने से हटाया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, अपनी बेटी को बचाने के लिए ये कुछ जख्म क्या, 1000 जख्म अपने ऊपर ले सकता हूं। उसके बाद मृत्युंजय निश्चय को देखते हुए बोला, और तुम्हारा भाई, उसने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने अकेले ने अपने ऊपर जख्म नहीं लिया, तुम्हारे भाई को भी बहुत जख्म हुए हैं जो जश्न ओबोरॉय ने दिए हैं। निश्चय को भी काफी चोट लगी थी, लेकिन शिवांगी तक पहुंचने से पहले ही निश्चय ने अपने कपड़े बदल लिए थे ताकि उसके घाव शिवांगी के सामने ना आए। शिवांगी निश्चय की तरफ पलटी और फिर से उसे गले लगा लिया और बोली, थैंक यू सो मच नोनू, थैंक यू। तुम्हारी वजह से मेरा विलन आज जिंदा है, वरना इसका क्या है, ये तो अपने गुस्से में खुद को मार भी देता है। मृत्युंजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई शिवानी की बात सुनकर, और वही शिवांगी ने निश्चय को गले लगी ही जैसे अपनी आंखें खोली उसकी नजर सामने खड़े जश्न की तरफ गई, जिसने अपने हाथों में गन पकड़ रखी थी और गन का पॉइंट एकता की तरफ था। तभी अचानक से जश्न ने ट्रिगर दबा दिया और गोली एकता की तरफ बढ़ी। शिवांगी तुरंत निश्चय से दूर हुई और एकता को अपनी तरफ किया, लेकिन इसी जल्दबाजी में शिवांगी दूसरी तरफ हो गई और उसके पेट के साइड में गोली लग गई। एक दर्द भरी ठीक उसे पहाड़ी पर गूंज गई। वहां खड़ा हर कोई हैरान हो गया और शिवांगी देखते ही देखते बेहोश हो गई, और वही शिवांगी के पेट से बेतहाशा खून रिसने लगा जो उस सूखी जमीन को भिगो रहा था। मृत्युंजय की आंखें बड़ी हो गई। शिवानी को बेहोश होता देखा वो तुम पीछे जमीन पर बैठा और शिवांगी के सबको अपनी गोद में रखे हुए उसे उठाने लगा। रैबिट क्वीन ओपन योर आइज, रैबिट क्वीन उठो, मैंने कहा उठो, उठो डैम इट। एकता भी शिवांगी को उठाते हुए बोली, शिवांगी, शिवांगी उठो, शिवांगी। उसके बाद एकता ने शिवांगी के हथेली को पकड़कर उसके नब्ज चेक करें तो वह भी धीमी होने लगी थी। उसके बाद उसने उसके हार्टबीट को चेक किया। एकता मृत्युंजय से बोली, इसकी हार्टबीट धीरे होती जा रही है,
हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। नहीं तो। इसके आगे के शब्द एकता बोली नहीं पाई क्योंकि मृत्युंजय ने उसे बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देखा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।